तो दोस्त आज शुरू कर रहे हैं आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर सेट नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, आज सेट 3 चलेगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिन मैंने 2 सेट प्रोवाइड करा दिया है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। आज क्या है कि सेट तीसरा चल रहा है जिसमें 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डालते हैं। तो दोस्त इसमें भी आज क्या है कि 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। तो चलिए क्या करते हैं कि इसे शुरू करते हैं। साइंस से डाला हुआ है, जान लीजिए। जो लोग नहीं जानते उनको हम बता देते हैं कि दोस्त ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का साइंस से 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है। अभी जो चल रहा है, अभी जो कंटिन्यू चलेगा एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर ही चलेगा साइंस से। किसके लिए चला है? तो एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए चला है दोस्त। उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ना जरूरी है दोस्त। इसे पढ़ लीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से हम आपको पकड़े हुए हैं। जो लोग शुरू में साइंस पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं उससे कोई मतलब नहीं रखता है। इसको पढ़ लीजिएगा आप, धीरे धीरे क्या होगा कि आपका साइंस भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अभी क्या है कि 6 क्लास से एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर चल रहा है, लेकर के हम आपको कहां तक पहुंचा देंगे? 12 तक के पहुंचा देंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर। तो इसी से क्या है कि 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज 6 क्लास का एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर क्या होगा कि खत्म कर देंगे। नेक्स्ट डे से क्या करेंगे, हम लोग 7th क्लास में चलेंगे। फिर उसका जो एनसीईआरटी का साइंस का एग्जाम्पलर सिलेक्ट क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, तो क्या कीजिएगा दोस्त, वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा, स्किप या बीच में छोड़ के मत जाइएगा। लास्ट शुरू में क्या होगा कि आपका इजी क्वेश्चन तो आता ही है, लास्ट में आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जिसे आप बीच में ही छोड़कर चल जाते हैं। ये गलत करते हैं। कम से कम लास्ट में क्वेश्चन भी तो देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपको इस सब का अगर पीडीएफ चाहिए तो दोस्त आपको टेलीग्राम से ज्वाइन होना पड़ेगा। टेलीग्राम आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है नीचे जो है सो, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका हम पीडीएफ आपको उसी टेलीग्राम पर दे देंगे। ठीक है, और जो लोग अभी तक टेस्ट नहीं दिए दोस्त, टेस्ट दे लीजिए, क्योंकि आज एक नया लिंक आपका एक्टिव हो गया है। तो फटाफट टेस्ट दे लीजिए, कल का वेट मत कीजिए। टेस्ट दे करके फ्री हो जाइए, फिर जो है अपना नया टेस्ट लिंक आएगा, फिर देते रहिएगा टेस्ट। उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, उसे भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले शुरू करते हैं आपका 20 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सेट नंबर 3 में डाले हैं उससे देखते हैं। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्त। इसमें दिया हुआ है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा समय अंतराल व्यक्त नहीं करता है। जी हाँ, समय अंतराल को व्यक्त नहीं करता है, ये हमको इसमें चुनना है। ध्यान रखिएगा, आपको देख लीजिए, आपको हम बता देते हैं। ये 6 पॉइंट जो है 10 जो लिखा हुआ है उसका कहने का क्या मतलब, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन एग्जाम जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6.10 है। 6.10 का मतलब कि क्लास 6 से चला है और चैप्टर 10 से है। तो इस तरह से आपका कोड करके इसमें हम डाल दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, उसी का ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसमें देख लीजिए कि इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि आपका कौन जो है समय अंतराल को व्यक्त नहीं करता है। पहला देख लीजिए, पहला ऑप्शन आपको क्या कह रहा है कि एक दिन। क्या एक दिन समय अंतराल को व्यक्त नहीं करता है? दोस्त, एक दिन समय अंतराल को व्यक्त करता है, क्योंकि प्रत्येक एक दिन के 24 घंटे का क्या होता है कि एक दिन होता है। प्रत्येक 24 घंटे के बाद एक दिन आते रहता है, समय अंतराल होते रहता है। तो एक दिन जो है क्या है, समय अंतराल को व्यक्त करता है। दूसरा है 1 सेकेंड, प्रत्येक सेकेंड के बाद 1 सेकेंड आता रहता है। समय अंतराल है, एक फिक्स है, वो अंतराल दोहराते रहता है, इसलिए 1 सेकेंड भी होगा। थर्ड नंबर देख लीजिए, थर्ड नंबर आपको कह रहा है एक स्कूल की अवधि। एक स्कूल की अवधि भी क्या होता है, एक समय अंतराल में चलती है। मान लीजिए 10 से अगर 5 चल रही है तो अगले दिन भी 10 से 5 चलेगा। फिर मॉर्निंग अगर हो गया तो फिर उसी हिसाब से चलता है, तो उसका भी एक समय अंतराल होता है। ठीक है, फोर्थ नंबर देख लीजिए। फोर्थ नंबर में आपको क्या करा है, तो ऑप्शन तो मेरा फोर्थ ही होगा। अगर ऊपर से तीनों अगर सही है तो स्वाभाविक है कि फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि समय अंतराल व्यक्त नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, तो स्कूल में पहली घंटी का समय, पहली घंटी का समय कोई समय अंतराल नहीं होता। यही अगर आपको 8 क्लास का घंटी कह देता है, एक समय अंतराल होता है प्रत्येक घंटी का कि 45 मिनट बाद जो है एक घंटी लगता पड़ता चला जाता है, तो वो होता है। लेकिन इसमें सीधा कह दिया एक पहली घंटी, स्कूल में एक पहली घंटी, ये कोई समय अंतराल नहीं है। ये मेरा क्या आगे कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसको ध्यान रखिएगा। इसी तरह से क्या होता है कि एग्जाम्पलर में आपको क्वेश्चन दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया है हाँ, तो अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया है कि दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी आमतौर पर किस इकाई में व्यक्त की जाती है। जी हाँ दोस्तों,
मान लीजिए कि आपका घर अगर बिहार में है या यूपी में है, झारखंड में है या कहीं भी है दोस्त, तो वहां से अगर दिल्ली मुंबई कहीं की दूरी अगर आपको व्यक्त करना है तो आप दूरी किस में व्यक्त करेंगे? पहला देख लीजिए, आपको ऑप्शन में कह रहा है कि डेकामीटर में हम दूरी को व्यक्त करते हैं, दूसरा नंबर कहता है कि मीटर में, तीसरा नंबर कहता है कि सेंटीमीटर में, चौथा कहता है किलोमीटर में। दोस्त किसमें हम व्यक्त करेंगे? ठीक है, तो देखिए ज्यादा डिस्टेंस वाली अगर दूरी होती है तो उसको हम किलोमीटर में व्यक्त करते हैं। तो ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। मान लीजिए कि आपके पड़ोसी का घर कोई विनोद है, आपके घर से विनोद पड़ोसी है, उसका घर जो है थोड़ी नजदीक है पड़ोसी, तो किलोमीटर में तो होगा नहीं, मान लीजिए कि 100 मीटर के आसपास में है, तो आप थोड़ी कहिएगा ये चीजें कि हमारे पड़ोसी का घर 0.1 किलोमीटर के आसपास में है, नहीं, ये नहीं कहिएगा। ये कहिएगा कि हाँ हमारे पड़ोसी का घर 100 मीटर के आसपास में ही पड़ता है, ये कहिएगा। तो छोटे डिस्टेंस के लिए हम लोग मीटर का इस्तेमाल करते हैं, सेंटीमीटर का नहीं कहेंगे। ये थोड़ी कहेंगे कि 100 सेंटीमीटर में हमारे पड़ोसी का घर पड़ता है, नहीं कहेंगे, मीटर में कहेंगे अगर ज्यादा कम दूरी है तो, नहीं तो उसको किलोमीटर में कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसा कि 1000 मीटर के बाद जो है किलोमीटर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, कहते हैं कि 1 किलोमीटर बाद जो है पर उसका घर पड़ता है, या 1 किलोमीटर बाद फलाने का दुकान है, या 1 किलोमीटर बाद जो है फलाने का कुछ है। तो इस तरह से ज्यादा डिस्टेंस जब लेते हैं तो किलोमीटर में चलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये मेरा क्या है कि फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। थर्ड नंबर देख लीजिए, अगला क्वेश्चन इसमें कह दिया है कि छाया देखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है हमेशा आवश्यक नहीं है, मतलब हमेशा जरूरी नहीं है कि वह रहेगा तो ही छाया दिखेगा, नहीं रहेगा तो नहीं दिखेगा। तो इसमें से बताना है कि कौन सा आवश्यक नहीं है। पहला कहता है कि सूर्य, दूसरा नंबर कहता है कि पर्दा, तीसरा नंबर कहता है प्रकाश के स्रोत, और चौथा इसमें कह रहा है आपको कि अपारदर्शी वस्तु। किसका रहना जरूरी नहीं है? ठीक है, तो मान लीजिए कि इसमें कह रहा है पहला कि सूर्य, क्या सूर्य अगर नहीं रहेगा तो छाया दिखाई देगा? तो जी हाँ, बिल्कुल दिखाई देगा। जरूरी नहीं है कि हमें सूर्य से ही प्रकाश आता हो, हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिक लाइट से भी क्या कर सकते हैं कि शैडो बना सकते हैं। सूर्य अगर ना हो तो रात में आपका छाया तो बनता है ना, कि नहीं बनता है? बनता है। सूर्य उपस्थिति जरूरी नहीं है, लेकिन पर्दा का होना जरूरी है। पर्दा किसी भी रूप में हो, अपारदर्शी रूप में होना चाहिए, मतलब कि आपका छाया बने तो आर पार अगर चल गया तो फिर छाया नहीं बनेगा। छाया को रोकने के लिए अपारदर्शी वस्तु चाहिए ना, आर पार अगर चल जाएगा तो छाया नहीं बनेगा। प्रकाश का स्रोत होना है, चाहे वो किसी भी तरीका से प्रकाश का स्रोत आए, चाहे इलेक्ट्रिक रूप में, चाहे आप किसी भी रूप में प्रकाश का स्रोत होना जरूरी है, चाहे दिन हो या रात हो। प्रकाश का जब तक स्रोत नहीं होगा तब तक आपका छाया नहीं बनेगा। छाया बनने के लिए अपारदर्शी वस्तु यानी पर्दा होना जरूरी है। जहां भी आपका छाया बनता है वो पर्दा कहलाता है। तो ये तीनों जो है मेरा होना जरूरी है। सूर्य रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम आराम से शैडो बना सकते हैं, छाया बना सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया है कि गलत कथन को चुनना है, गलत स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको इसमें चुनना है। देख लीजिए, पहला ऑप्शन इसमें कह रहा है कि एक स्विच के एक सर्किट में क्या है कि विद्युत प्रवाह का स्रोत होता है, मतलब एक स्विच जो होता है वो विद्युत सर्किट में विद्युत का प्रवाह का स्रोत होता है। स्विच न रहेगा तो विद्युत प्रवाह नहीं होगा। क्या ऐसा होता है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यही स्टेटमेंट हमको पकड़ में आ गया, गलत स्टेटमेंट यहीं पे चुन लिए। जरूरी नहीं, स्विच हम क्यों लगाते हैं? जब हम कोई इक्विपमेंट उससे जोड़ते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित करने के लिए हम क्या करते हैं कि स्विच को लगाते हैं। ठीक है, लाइट अगर कनेक्ट कर दिए स्विच को लगा देते हैं कि चलो उसके अनुसार जो है कंटिन्यू लाइट न जलता रहे तो स्विच लगाते हैं, जिस समय मन करे उस समय हम जलाएंगे, जिस समय मन न करेगा उस समय हम बंद कर देंगे। तो ये जरूरी नहीं कि स्विच है एक सर्किट में विद्युत धारा प्रवाह का ही एक स्रोत है, नहीं, ये नहीं है। ये धारा को रोकने और जो चालू करने का एक जो है क्या है कि उपकरण है, न कि विद्युत प्रवाह करने का एक स्रोत है। तो ये गलत दे दिया स्टेटमेंट, यहीं पे पहले हम पकड़ लिए हैं। तो ये पहला नंबर स्टेटमेंट ही मेरा क्या है कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया है कि विद्युत बल्ब में प्रकाश किसके चमकने के कारण उत्पन्न होती है। जी हाँ, विद्युत बल्ब देखे होइएगा, उसमें क्या चमकता है जिसके कारण प्रकाश उत्पन्न होता है? तो आपको पता है कि फिलामेंट होता है विद्युत बल्ब में। फिलामेंट के चमकने से क्या होता है कि वो प्रकाश उत्पन्न करता है। तो फिलामेंट को जो है तंतु कहते हैं, है ना, वो पतला होता है तो पतला तंतु होता है। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि पतला तंतु। पतला तंतु के चमकने से क्या होता है, विद्युत बल्ब में प्रकाश उत्पन्न होता है। तो फिलामेंट किसका बना होता है? कभी कभी पूछ देता है इस क्वेश्चन को, टंगस्टन का बना होता है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है, टंगस्टन लगाता है, उसका गलनांक
उच्च होता है, निम्न होता है, क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, उसका गलनांक काफी उच्च होता है, प्रतिरोध भी काफी उच्च होता है, इसको ध्यान रखिएगा। 3500-3700 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद जो है क्या होता है कि फिलामेंट टंगस्टन जो होता है वो ब्रेक होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये सभी से, इसी सबसे क्या करता है कि क्वेश्चन जो है बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया कि टॉर्च का फिलामेंट किससे बना होता है। ध्यान रखिए, कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब होगा, चाहे वो बैटरी से जलने वाला बल्ब हो चाहे इलेक्ट्रिक से जलने वाला बल्ब हो, सबका फिलामेंट जो होता है आपका टंगस्टन का बना होता है। वो फिलामेंट जो है पतला तार ही होता है, जिसके चमकने से क्या होता है कि प्रकाश देता है, तो वो पतला तार ही होगा। ये जो है क्या है कि फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसको ध्यान में रखना है दोस्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव की पहचान इस प्रकार की जा सकती है। किस प्रकार की जा सकती है पहले देख लेते हैं। पहला ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन आपको क्या कह रहा है कि एक अन्य चुंबक जिसके ध्रुवों की क्या है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के रूप में चिन्हित किया गया है, तभी हम पहचान सकते हैं उसके ध्रुव को पहचान सकते हैं, अगर चुंबक पे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो है क्या चिन्हित किया गया हो। दूसरी नंबर बात जान लीजिए, ऑप्शन दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि एक अन्य चुंबक चाहे ध्रुव में चिन्हित किया हो न किया हो हम पहचान लेंगे। ऐसा कर सकते हैं क्या, पहचान सकते हैं। थर्ड नंबर देख लीजिए। थर्ड नंबर क्या कर रहा है कि लोहे का उपयोग जो है करना, तो लोहे के छड़ का उपयोग करना है, क्या उसका उपयोग करके हम ध्रुव को पहचान लेंगे कौन उत्तरी ध्रुव है या कौन दक्षिण ध्रुव है। ऐसे पहचान सकते हैं, नहीं पहचान सकते हैं। चौथा नंबर इसमें आपको कह रहा है कि लोहे के बुरादे का उपयोग करके, क्या बुरादे का उपयोग करेंगे तो क्या उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव पहचान लेंगे, नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि ध्रुव जैसे चूर्ण रखेंगे उत्तरी ध्रुव पर भी लोहे का चूर्ण जाकर के चिपक जाएगा और दक्षिणी ध्रुव पर भी चिपक जाएगा और बराबर रूप से चिपकेगा, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन उत्तरी ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव है। तो देखिए पहला नंबर जान लीजिए कि या तो चिन्हित किया हुआ रहेगा तो हम उसे पहचान लेंगे कि उत्तरी ध्रुव कौन है दक्षिणी ध्रुव कौन है। तो ये तो पहला ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाएगा मेरा, कि उसमें चिन्हित होगा उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव चिन्हित किया होगा, पहचान लेंगे। दूसरा नंबर जान लीजिए कि अगर चिन्हित न किया हो, आपको कोई चुंबक दे दे, फिर कैसे पहचानिएगा। उसको धागा से क्या करेंगे दोस्त, बांध देंगे। बांधने के बाद क्या होगा कि लटक जाएगा। लटकने के बाद उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की तरफ क्या होगा कि घूम करके उत्तरी दक्षिणी ध्रुव की ओर जो है हमेशा जो है स्टेबल हो जाएगा। तो जिसका छोर जो होगा उत्तरी ध्रुव की ओर होगा, उत्तर दिशा की ओर होगा उत्तरी ध्रुव होगा, जिसका छोर जो है दक्षिण दिशा की ओर होगा वो दक्षिणी ध्रुव होगा। तो इस तरह से हम उसको पहचान सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, तो इसमें चिन्हित किया गया है, तो चिन्हित करके जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को हम पहचान सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। अगर स्वतंत्र रूप से भी लटका देंगे तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं कि पहचान सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया कि एक क्षण चुंबक के लोहे के बुरादे में क्या किया जाता है कि डुबाया जाता है। ठीक है, लोहे के बुरादे में डुबा दिया जाता है, तो उसके बाद बाहर निकाला जाता है तो क्या होता है। ठीक है, तो जान लीजिए एक क्षण चुंबक को लोहे के बुरादे में हम डुबा दिए, डुबाने के बाद बाहर निकले तो फिर जो है हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, ये इसमें दिखना है। पहला नंबर देख लीजिए। पहला नंबर में आपको कहता है कि उत्तरी ध्रुव पर चिपके हुए बुरादे जो है लगभग दक्षिणी ध्रुव पर चिपके हुए बुरादे के बराबर होगा, मतलब लगभग दोनों पे समान ही चिपके होंगे। क्या ये कंडीशन सही होगा? या दूसरा नंबर में आपको कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव पर दक्षिणी ध्रुव से अधिक जो है चिपके हुए रहेंगे। या तीसरा कह रहा है इसमें कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव से कम चिपके होंगे, उत्तरी ध्रुव पर जो है दक्षिणी ध्रुव से कम चिपके होंगे। क्या ये हो सकता है? या चौथा इसमें कह रहा है आपको कि चुंबक अपनी पूरी लंबाई एक जैसे रहेगा, चुंबक पर जब सटेगा वो पूरा एक लंबाई बराबर सटेगा। क्या ऐसा होगा? ध्यान रखिए, आपको हम बताते हैं। जैसे ही क्षण चुंबक को लोहे के बुरादे में डालिएगा ना दोस्त, क्या होगा कि लोहे का चूर्ण जो होता है हमेशा ध्रुव की ओर ही आकर्षित होता है, तो हमेशा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर ही जाकर के आकर्षित होगा सबसे ज्यादा। ध्यान रखिएगा, पूरे चुंबक पर नहीं होगा। तो दोनों पर क्या होगा, लगभग बराबर चुंबक का जो है लोहे का चूर्ण जो है चुंबक पे क्या होगा, बराबर आकर्षित होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर लगभग बराबर होगा। तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। जरूरी नहीं है कि उत्तरी ध्रुव पर कम होगा दक्षिण ध्रुव पर नहीं, दोनों ध्रुव पर क्या होगा कि बराबर जो है चुंबक के लोहे के चूर्ण जो चिपकेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में आप न्यूनतम मात्रा में पानी का उपयोग करेंगे। हाँ, कम पानी का आप उपयोग करेंगे, इसमें से कौन सा काम कर रहे होंगे जिसमें आपका पानी कम खर्च होगा। पहला ऑप्शन देख लीजिए, क्या नहाने में कम खर्च होगा। दूसरा दे दिया है कि दांत साफ करने में कम खर्च होगा, या कपड़ा धोने में, या चौथा कहता है कि कमरे में पोछा लगाने में। किसमें? ध्यान रखिएगा, पोछा लगाने में भी ज्यादा खर्च होता है पानी, कपड़ा धोने में भी खर्च होता है पानी, नहाने में भी खर्च होता है, कम खर्च किसमें होता है? तो
दांत साफ करने में कम खर्च होता है ना। दांत जो हम लोग साफ करते हैं उसमें पानी की खपत कम होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया है कि आपकी पुस्तक पर एक पृष्ठ बनाने के लिए, आपकी पुस्तक पर क्या है कि एक पृष्ठ बनाने के लिए आवश्यक पानी की आवश्यकता कितनी होगी। ठीक है, तो एक पृष्ठ बनाना है हमें, तो उस पर जो है पानी की कितनी आवश्यकता होगी ये कहा जा रहा है। दूसरा, पहला नंबर देख लीजिए, पहला नंबर कहता है कि 1 बाल्टी पानी की आवश्यकता हो सकती है। दूसरा कहता है 10 बाल्टी पानी की। तीसरा नंबर कहता है कि 2 गिलास पानी की, या चौथा कह रहा है 2 बूंद की। देखिए किताब पर अगर जो पुस्तक पर क्या है कि एक पृष्ठ अगर बनाया जा रहा है तो 2 बूंद में तो बनेगा नहीं। पहला नंबर ये हटा दीजिए, 4th नंबर हटा दीजिए। पहला नंबर देखिए कहता है 1 बाल्टी, 1 बाल्टी की भी जरूरत नहीं है, एनफ है, बहुत ज्यादा है। 10 बाल्टी तो होगा नहीं, होगा कौन? तो दोस्त ये जो है 2 गिलास, 1 से 2 गिलास में क्या होता है कि आपका जो है पृष्ठ जो है बन करके तैयार हो जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, पानी की बचत इसमें पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जो है पानी का वाष्पीकरण सबसे धीमी होगा। जी हाँ, सबसे कम जो है वाष्पीकरण होगा किसकी उपस्थिति के कारण। पहला देखिए कहता है कि धूप में जो है रखा पानी का एक ट्रे, अगर एक ट्रे में पानी रख करके धूप में रख देते हैं तो उसमें क्या वाष्पीकरण जो है धीमी होगी। देखिए दूसरा नंबर आपको कह रहा है कि बर्नर है, बर्नर पे क्या होता है कि केतली में पानी रख करके चढ़ा देते हैं तो वो क्या वाष्पीकरण कम होगा उस पे। या तीसरा नंबर कह रहा है कि कमरे में रखा पानी का 1 गिलास जो है वाष्पीकरण कम करेगा। या चौथा इसमें आपको कह रहा है कि छत पर रखी पानी की 1 बोतल कम वाष्पीकरण करेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो रूम के अंदर है जिसपे टेम्परेचर नहीं पड़ रहा है पानी पे, उसमें क्या होगा कि वाष्पीकरण की दर कम होगा। तो रूम में, कमरे में क्या है कि 1 गिलास पानी रखा हुआ है तो उसकी वाष्पीकरण कम होगा, ये 3rd नंबर। बाकी सब में जो है वाष्पीकरण जो है क्या होगा, अधिक होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें वाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिसमें पौधे क्या करते हैं, पौधे क्या करते हैं, वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में पौधे क्या करते हैं। पहला देख लीजिए, पहला नंबर आपको कह रहा है कि मिट्टी से पानी जो है प्राप्त करते हैं, क्या ये वाष्पोत्सर्जन में होता है? नहीं, ये नहीं होता है। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर कह रहा है कि हवा में जलवाष्प की अवशोषित कर लेता है, ये होता है? ये भी नहीं होता है। तीसरा नंबर कह रहा है कि पानी से भोजन तैयार करते हैं, जी नहीं, ये भी नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण से करते हैं, वो भी पत्ती करते हैं। चौथा में कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन छोड़ते हैं, जी हाँ, पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में ही क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन छोड़ते हैं। जलवाष्प जो होता है क्या होता है कि उसे छोड़ते हैं, पौधे जो होता है वही जलवाष्पोत्सर्जन होता है। इसको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि बादल डैश है, बादल है क्या ये बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, बादल कहता है कि पहला नंबर में कि हवा में तैरती पानी की छोटी बूंद होती है, क्या ये है? या दूसरा नंबर आपको इसमें कह रहा है कि धूल और जलवाष्प का मिश्रण होता है, क्या ये है? या तीसरा नंबर आपको कह रहा है कि जलवाष्प के कण होते हैं, क्या ये है? या चौथा नंबर आपको कह रहा है कि हवा में बारिश की बूंदें होती है, क्या ये है? तो दोस्त है क्या बादल? तो ध्यान रखिए, बादल क्या होता है कि जब धुआं बन करके या जलवाष्प बन करके ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने के बाद क्या होता है कि छोटे छोटे संघनित होकर के पानी के रूप में होते हैं, तो पानी के रूप में ऊपर तैरते रहते हैं। जब ज्यादा संघनित होते हैं तो पानी एक दूसरे से चिपक करके बड़ा रूप धारण कर लेते हैं, जिसके कारण वह ऊपर ठहर नहीं पाते हैं और नीचे बरस जाते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि हवा में क्या होता है कि तैरती पानी की छोटी छोटी बूंदें होती है, वही संघनित होकर के क्या होता है कि पानी नीचे बरसता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया है कि जहां पानी गिरता है उसे इकट्ठा करना चाहिए। बारिश में जहां भी पानी गिरे उसे क्या करना चाहिए दोस्त, इकट्ठा करना चाहिए। इसके मूल विचार क्या है, ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है? बारिश के पानी को अगर इकट्ठा करने के लिए कहा जा रहा है तो इसका मूल विचार क्या है? पहला देखिए, पहला कहता है कि पानी का पूर्ण चक्रण करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। तो पूर्ण चक्रण क्या, कि एक बार खपत हो जाए फिर तो दोबारा उसको लाए, पूर्ण चक्रण यही होता है। तो क्या ये करने के लिए, जैसे कि जल चक्र होता है ना कि बाष्प पूर करके बन गया फिर बरस गया फिर बाष्प बन के उड़ा बरस गया, ये जल चक्र होता है, क्या यही करने के लिए हम पानी को इकट्ठा करें? या दूसरा नंबर आपको कहा जा रहा है इसमें कि पानी को संग्रहित करने के लिए बांध बनाना, क्या पानी को संग्रहित करने के लिए हम बांध बनाने के लिए ये चीजें करते हैं? नहीं। तीसरा नंबर देखिए, कहता है कि वर्षा जल को संचय करने के लिए। तो जी हाँ, वर्षा जल जो होते हैं उसको संचयन करने के लिए, उसको जमा करने के लिए
ताकि फ्यूचर में हमें उसकी जरूरत पड़े, इसलिए खेती करने के लिए, पीने के लिए, जो भी इस्तेमाल करने के लिए, इसलिए उसको संचयन करने के लिए, पानी जो गिरती है उसको इकट्ठा करने के लिए कहा जाता है। यही इसका मेन मूल मंत्र है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये क्या होगा कि ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये चीजें है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया है कि हवा के बारे में क्या है, हवा के बारे में क्या सच है, यानी कि सही है स्टेटमेंट, ये हमें बताना है हवा के बारे में। ध्यान रखिए, पहला क्या कह रहा है हवा के बारे में, पहला कह रहा है कि यह पवन चक्की को घुमाता है। तो जी हाँ, पवन चक्की इसी के लिए ही लगा रहता है, जहां पे तेज हवा चलती है वहां पे पवन चक्की बैठा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा। हाँ, तो वहां पे क्या करते हैं कि पवन चक्की बैठा देते हैं। दूसरा नंबर इसमें है, क्या कह रहा है इसमें दूसरा नंबर की यह हवाई जहाज की गति करने में मदद करती है। तो बिल्कुल मदद भी करती है, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर देख लीजिए, तीसरा नंबर आपको क्या कह रहा है, तीसरा नंबर कह रहा है हवा की मौजूदगी के कारण पक्षी भी क्या करते हैं कि उड़ पाते हैं। तो जी हाँ, हवा के कारण ही पक्षी उड़ पाते हैं, क्योंकि वो अपने पंख से हवा को नीचे डालते हैं, वो ऊपर उड़ते हैं, तो हवा की मदद से वो उड़ते हैं। चौथा नंबर आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा कि जल चक्र में क्या है कि इसकी भूमिका नहीं होती है हवा की, ये गलत है। जल चक्र में भी क्या होता है, हवा की भूमिका होती है। होती कैसे है, जब जलवाष्प बनता है ना, तो जलवाष्प बनने के बाद क्या होता है दोस्त कि पानी बन जलवाष्प बन करके ऊपर जाता है, तो उठाता ऊपर कौन है, उसे तो उठाता कौन है, हवा ही ऊपर उठा करके ले जाता है। उसके बाद जो है संघनित ऊपर होता है, फिर जो है बरसता है, फिर नीचे जलवाष्प बनता है, उठाता कौन है ऊपर, हवा ही। तो हवा की ये इसमें भूमिका होती है, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो इसमें क्या है दोस्त कि हवा की भूमिका होती है जल चक्र में, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि पर्वतरोही अपने साथ जो है ऑक्सीजन सिलेंडर को रखते हैं, क्यों रखते हैं, पर्वतरोही जो होते हैं ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों रखते हैं। पहला देखिए, पहला ऑप्शन इसमें कहा जा रहा है कि ऊंचे पहाड़ पे ऑक्सीजन नहीं होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन का सिलेंडर रखते हैं, पहाड़ों पर ऑक्सीजन नहीं होते हैं, ये कहा जा रहा है। दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर कह रहा है कि ऊंचाई पर पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जी हाँ, पहाड़ पर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होती चली जाती है, इसलिए लोग क्या करते हैं कि सिलेंडर लेकर के ऊपर जाते हैं कि ऑक्सीजन की कमी महसूस न हो, जब भी महसूस हो वो सिलेंडर का इस्तेमाल कर ले। तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें आपको दे दिया है कि वायु का कौन सा घटक वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद होता है। जी हाँ, ये तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि वायुमंडल में जो है सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है, तो ये सेट करने वाला अपना क्वेश्चन सेट करते हैं इसी तरह से। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, तो नाइट्रोजन की होती है। नाइट्रोजन कितने प्रतिशत अपने वायुमंडल में होती है, कभी कभी प्रतिशत मात्रा पूछ देती है, तो ध्यान रखिएगा 78% जो है क्या होता है कि नाइट्रोजन होता है। तो उसके बाद ये 21% जो होता है ये अपना ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और 0.03 जो है परसेंट जो है क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और जो बच गया अदर गैस जो है इसमें मिले होते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये कभी कभी परसेंटेज के रूप में पूछ देता है, अब पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि हवा वे घटक है जो जीवों को क्या करता है कि हानिकारक होते हैं, इसमें से कौन सा हवा का घटक है जो जीवों के लिए हानिकारक होता है। पहला देख लीजिए, पहला नंबर कह रहा है कि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ये जीवों के लिए हानिकारक होता है। जीव में सभी आ जाते हैं, पेड़ पौधे सभी आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पेड़ पौधे के लिए नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड तो जरूरी ही होता है, तो ये तो हानिकारक होता नहीं है। अगर ये ना मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और जो है नाइट्रोजन गैस, तो क्या होगा कि पौधे मुरझाना शुरू कर देंगे, तो ये तो जरूरी ही होता है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड नंबर इसमें कह रहा है कि धूल और जलवाष्प। दोस्त धूल हानिकारक हो सकता है लेकिन जलवाष्प नहीं, जलवाष्प ही तो बन करके ऊपर जाते हैं वाष्प उत्सर्जन की क्रिया से, तभी तो पानी बरसते हैं। ये हानिकारक अगर हो गया तब तो सभी मर जाएंगे, ये हानिकारक नहीं होता है। तीसरा नंबर देख लीजिए, कहता है धूल और धुआं। जी हाँ, धूल और धुआं ही हानिकारक होता है, ये जीवों के लिए काफी हानिकारक होता है। ध्यान रखिएगा, धुआं आपका हो सकता है कि किससे निकला, धुआं निकलने के बाद क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उसमें मौजूद होता है, ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ, तो ये हानिकारक होता है। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे लेकर के चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें आपको दे दिया है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको
कि उषा तुका ने क्या किया कि सूखी मिट्टी की एक ढेला ली और उसको क्या की कि गिलास में डाल दी। गिलास में डालने के बाद ऊपर से उसने क्या किया कि पानी को डालती रही। वो कब तक डालती रहेगी? जब तक उसमें से क्या होता है कि बुलबुला जो है धीरे धीरे जो है निकलना बंद ना कर देते। जैसे ही आप ढेला लीजिएगा, पानी में डालिएगा, चाहे ढेला डालने के बाद पानी को डालिएगा, तो उसमें से क्या होगा कि बुलबुला तब तक निकलता रहेगा जब तक ढेला पूरी तरह से गल नहीं जाता है। तो उस जो बुलबुला निकलता था वो तो गैस ही होता है। तो उसमें कौन सी गैस होती है यही हमें इसमें बताना है दोस्त। ध्यान रखिए, पहला कह रहा है इसमें कि वो जो बुलबुला निकलती है वो जलवाष्प होती है। क्या ये जलवाष्प होता है? या दूसरा नंबर कह रहा है कि केवल उसमें ऑक्सीजन गैस होती है। या तीसरा नंबर कहता है वायु होता है। या चौथा नंबर कहता है कि इसमें से कोई नहीं होता है। दोस्त इसमें से होता है। कौन होता है? ध्यान रखिएगा, आपको बता देते हैं। ये थर्ड नंबर, ये वायु होता है। क्या होता है? वायु होता है। समझिए, बहुत लोग सोच रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है। नहीं दोस्त, वायु होता है। वायु में बहुत सारे गैस जो वातावरण होते हैं, ढेला जो होता है वातावरण में मौजूद होता है। तो वातावरण का हवा जो होता है, ढेले में अगर छोटे छोटे छिद्र हो तो उसके माध्यम से उसमें जाकर के क्या होते हैं कि अंदर चले जाते हैं। वही ढेला में मौजूद होता है। जैसे हम पानी में डालते हैं वो वहां से निकल नहीं पाते हैं। अब वही बुलबुला के रूप में क्या होता है कि बाहर निकलता है, वायु जो होता है। ध्यान रखिएगा, तो ये वायु ही क्या होता है कि ढेला में निकलता है। ध्यान रखिए, कभी कभी आपको पूछ देता है जो निकलता है वो चीज है कि खाबो सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा जो होता है, उसको क्या कीजिएगा, उसमें नींबू का रस डालिएगा तो उसमें से बुलबुला निकलता है, गैस निकलता है। तो उसमें जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। ध्यान रखिएगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। इसमें जो है वायु होता है, क्योंकि यह वातावरण में मौजूद होता है। इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये दोस्त, कि केचुओं की मदद से खाद को तैयार करने की विधि को क्या कहते हैं? जी हाँ, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अब तो लेवल ही तैयार हुआ है दोस्त क्वेश्चन पूछे जाने की। तो यहां से जो क्वेश्चन चलेंगे जो दोस्त इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं, ये तो अभी आपको एक ट्रेलर एक तरह से कहिए कि दिखा रहे थे आपको, ठीक है। अब तो शुरुआत ही हुआ है मेन फिल्म। चलिए, इसमें क्या कह रहा है आपका कि केचुआ की मदद करने के, अच्छा, केचुओं की मदद से जो खाद तैयार किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पहला आपको कह रहा है इसको कि कंपोस्ट बनाना कहते हैं, या वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, या तीसरा नंबर वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं, या तीसरा नंबर आपको दे दिया है खाद बनाना कहते हैं, या डिकम्पोज करना कहते हैं। दोस्त क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, केचुओं द्वारा जो अगर खाद बनता है, केचुए अगर मदद करते हैं खाद बनाने में या खाद तैयार करने में, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। ये सेकेंड नंबर ऑप्शन होगा। वर्मी कंपोस्टिंग तैयार कैसे करते हैं थोड़ा सा समझ लीजिए। अपना ये लास्ट क्वेश्चन है तो है ही, समझ लीजिए। अगर आप लोग अगर यूज करना चाहते हैं तो आप लोग भी इसे बना सकते हैं वर्मी कंपोस्ट। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि कहीं छायादार जो होगा वहां पे क्या कीजिएगा, धूप में नहीं, ध्यान रखिएगा, धूप में नहीं, छायादार जहां होना है वहीं पे गड्ढा खनिएगा। उसके बाद उसे माटी डाल दीजिएगा, या बालू टाइप का होगा उसको डाल दीजिएगा। उसके बाद जो है कि उसमें कचरे डाल दीजिएगा, छिलका उलका जो सब्जी उब्जी का निकलता है वो उसमें डालते रहिएगा। वो माटी सूखे न या कचरा सूखे न, वो गीला ही रहना चाहिए। गीला रहने के लिए आप क्या कीजिएगा कि पानी हमेशा 2 दिन 3 दिन पर उसमें छिड़काव करते रहिएगा, गीला रहेगा। केचुए जो होते हैं उसको 1-2 10-12 डाल दीजिएगा। उसके बाद वो जो प्रजनन करके विकास करना शुरू कर देगा, और उसके बाद जो है क्या होगा कि वो वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा 1-2 सप्ताह में, ठीक है। उसका उपयोग जो है आप खेतों में कर सकते हैं, जिससे क्या होती है कि काफी उपज हो जाती है, उपज में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। और केचुए जो है खेतों में जाकर के वही प्रक्रिया दोबारा अपनाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्त, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलिए, जो लोग अभी तक टेस्ट नहीं दिए हैं दोस्त, जाकर के फटाफट क्या कीजिए कि टेस्ट दे लीजिए, क्योंकि आज लिंक नया एक्टिव हुआ है और कल तक एक्टिव रहेगा। कल के बाद जो वो डीएक्टिव कर देंगे, उससे पहले ही आप क्या कीजिए, वेट मत कीजिए, जाकर के टेस्ट दीजिए। टेस्ट का रिजल्ट आपका दूसरे वीडियो में आपको आ गया होगा, ठीक है। वहां पे जाकर के आप देख लीजिएगा अपना रैंक, और ये जो पढ़ाए हैं उसका अगर पीडीएफ लेना है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आपको क्या होगा कि ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर चला है। आपको अगर ये चीजें कहीं दूसरी जगह अगर पढ़ना हो तो आपको क्लास परचेज करके पढ़ाते हैं, ठीक है। इसी चीज को क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं हम आपको निःशुल्क, 12th तक के आपको ये चीजें दे रहे हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि आप ही के लिए बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो एग्जाम तक के जो है कम से कम बने रहिए और देखते रहिए मेरे चैनल को, और ज्वाइन हो जाइए फटाफट जल्दी से। तो जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम मिलते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के सेट नंबर 4 में। तब तक जय हिंद दोस्तों।